अपना अगला टॉपिक है लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक। और लिथियम को सुपर ग्रिग्नार रिएजेंट कहा जाता है। RLI को लिथियम का जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है उसे सुपर ग्रिग्नार रिएजेंट कहा जाता है, सुपर गिरनार अभिकर्मक कहा जाता है। वैसे आपको सिंपल पूछा जाए कि गिरनार अभिकर्मक क्या होता है, कि गिरनार एजेंट क्या होता है, तो आपको बताना होता है कि गिरनार अभिकर्मक होता है RMgX। लेकिन आपको कह दिया जाए कि सुपर जीआर क्या होता है, तो सुपर गिरनार अभिकर्मक क्या होता है, तो आप बताओगे RLI को क्या कहा जाता है, सुपर गिरनार एजेंट। अब सबसे पहले तो बात आती है इसे सुपर गिरनार अभिकर्मक क्यों कहा जाता है। तो सुपर गिरनार अभिकर्मक कहने का इसका कारण है कि जिन यौगिकों का निर्माण गिरनार अभिकर्मक की सहायता से नहीं हो पाता, उन यौगिकों का निर्माण भी सुपर गिरनार अभिकर्मक जो RLI है उसकी सहायता से बड़ा आसानी से किया जा सकता है। इसीलिए इसे RLI को सुपर गिरनार रिएजेंट यानी कि सुपर गिरनार अभिकर्मक भी कहते हैं या उत्तम गिरनार अभिकर्मक भी कहते हैं। और जो गिरनार अभिकर्मक की सहायता से यौगिकों का संश्लेषण किया जाता है उससे भी अच्छा और उससे भी अधिक दक्षता के साथ RLI से उन यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है। इसीलिए RLI को सुपर गिरनार अभिकर्मक कहा जाता है। तो सबसे पहले तो बात आती है कि RLI को का निर्माण कैसे किया जाता है, प्रयोगशाला में आप कैसे बनाओगे RLI को, तो ये RLI का संश्लेषण कैसे किया जाता है, तो अपने ऐसे कहते हैं सुपर गिरनार अभिकर्मक का संश्लेषण कैसे किया जाता है, यानी कि सिंथेसिस कैसे होगा इसका, सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण कैसे होगा, बनाया कैसे जाएगा। तो RLI बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बहुत ही सरल काम है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप यदि RLI बनाने की इच्छुक है तो आपको कोई इसका एलाइड ले लो, एल्किल एलाइड ले लो। एल्किल एलाइड की क्रिया सीधे लिथियम के साथ करा दो। एल्किल एलाइड जैसे मान लो कोई RLI है, एल्किल हेलाइड है, जैसे मान लो कोई RCl है, RCl की क्रिया किसके साथ कराई, अपने लिथियम के साथ कराई। और मान लो लिथियम कितने ले लिया आपने, 2 लिथियम ले लिए, तो क्या बन जाएगा, एक R के साथ एक Li जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RLI बन जाएगा। और एक Li है वो Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, LiCl बनेगा। तो इस प्रकार से जो सुपर गिरनार रिएजेंट है उसका निर्माण है वो आसानी से किया जा सकता है, यानी कि सुपर गिरनार अभिकर्मक है जो RLI है उसका निर्माण बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। कोई ऐसे कहे कि R की जगह यदि CH3 ले लें, R की जगह एल्किल समूह है, कोई मेथाइल समूह लो, एथाइल लो, प्रोपाइल लो, ब्यूटिल, पेंटिल, एक्सिल, एप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल, डेकिल, अंडेकिल, डोडिकिल, कुछ भी लो, R छोटा लो मोटा लो, बेंजीन ले लो, बेंजीन ले विहीन लो, सभी से बन जाएगा। इसकी क्रिया Cl के साथ हुई, 2Li काम में लिया, CH3 के साथ एक Li जुड़ा और एक Li के साथ क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया, तो LiCl बन गया। तो ये क्या है, एल्किल लिथियम, एल्किल लिथियम बन गया। और ये क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, लिथियम का कार्बधात्विक यौगिक है। तो आप इस प्रकार से बना सकते हो। अब आप कहोगे बेंजीन वाला ले ले तो भी बढ़ जाएगा क्या, हाँ जरूर, क्यों नहीं, अवश्य। देखो ये बेंजीन वाले है, इसके ऊपर कौन बैठा है, Cl बैठा है, और इसकी क्रिया किसके साथ कराई, लिथियम के साथ कराई। तो Cl किसके साथ जुड़ गया, लिथियम के साथ, तो क्या बनेगा भाई, ये लो जी, यहां पर क्या जुड़ेगा, लिथियम जुड़ जाएगा और LiCl बाहर निकल गया, बस बेंजीन मेथिल के साथ, मेथिल की जगह कौन आ गया, बेंजीन वाले आ गई, तो क्या हो जाएगा, मेथिल की जगह बेंजीन वाले आ गई, बस इतना सही तो काम हुआ है। तो इस प्रकार से अब इस प्रकार के
इसका संश्लेषण है वो आसानी से कर सकते हो। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लिथियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का निर्माण कैसे करेंगे। तो लिथियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाने के लिए एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड की क्रिया लिथियम के साथ करवा देंगे। तो देखो लिथियम का कारक धात्विक यौगिक है, उसका उपयोग से अपने कौन कौन से कंपाउंड का संश्लेषण किया जा सकता है, कैसे कौन कौन से कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। तो RLI है वो क्या काम आता है, तो उसके बारे में अपने देखें। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि RLI की क्रिया एल्कोहल के साथ करवा दी जाए। तो ये संश्लेषण के बाद में अपने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े इसकी, यानी कि केमिकल रासायनिक गुणधर्म क्या है। सबसे पहला है कि एल्कोहल के साथ क्रिया, एल्कोहल के साथ है क्या क्रिया होती है, क्या रिएक्शन होती है। तो एल्कोहल सबसे पहले तो अपने को जानकारी होना चाहिए कि एल्कोहल किसे कहते हैं। तो ये सभी जानते हैं, सभी विद्यार्थी जानते हैं कि जब कोई एल्केन होता है, एल्केन का सूत्र होता है RH, एल्किल समूह के साथ H जुड़ा होता है तो एल्केन होता है। ये H हटाकर OH जोड़ दिया जाए तो इसे क्या कहा जाता है, एल्कोहल कहा जाता है, एल्कोहल। जैसे मीथेन था, मीथेन का सूत्र CH4 होता है, एक हाइड्रोजन हटाकर OH जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड हो गया। इसी प्रकार से कोई भी एल्कोहल है उसकी क्रिया RLI के साथ करवा दी गई। ये देखो ये रहा बेचारा RLI, और RLI की क्रिया किसके साथ हुई, एल्कोहल के साथ हुई। तो क्या बनेगा, एल्केन बनती है। क्या बनता है, एल्केन बनती है। जैसा आपके याद है कि आपने गिरनार विक्रमक बहुत बार पढ़ा है कि गिरनार विक्रमक होता है, जैसे मान लो RMgX है, गिरनार विक्रमक की क्रिया भी एल्कोहल के साथ करवा दी जाए तो भी एल्केन बनती है। लेकिन RLI से जो एल्केन बनती है वो ज्यादा अमाउंट में बनती है, ज्यादा मात्रा वाली बनती है, ज्यादा कार्बन वाली बनती है। ऐसा आपको रासायनिक अभिक्रियाएं जो मैं अब बताने जा रहा हूं उससे आपके ध्यान में आ जाएगा कि RLI है वो बेस्ट क्यों है। तो देखो ध्यान से हुआ क्या है, समझो, इधर ही बता देता हूं मैं। ये देखो कि मान लो कि आपको दिया हुआ है कोई प्राइमरी एल्कोहल, एल्कोहल भी कई प्रकार के होते हैं। ये जैसे देखो RCH2OH, ऐसे एल्कोहल को कहा जाता है प्राइमरी एल्कोहल। ये बेचारा एल्कोहल है, ये प्राइमरी एल्कोहल है, यानी कि प्राथमिक एल्कोहल है। और यदि ऐसा होता RRCHOH तो इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं, यानी कि ये कैसा एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है। और यदि ऐसा होता RRRCOH तो इसे क्या कहेंगे, तृतीयक एल्कोहल कहेंगे या 3 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। तो कैसे पहचान में आया, कैसे बात पकड़ में आई, ये प्राथमिक एल्कोहल है। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वह अन्य एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन को कहा जाता है 1 डिग्री कार्बन, और इस एल्कोहल को कहा जाता है 1 डिग्री एल्कोहल। इसी प्रकार से जिस कार्बन से OH जुड़ा है वह अन्य 2 कार्बनों से जुड़ा है तो ये इसको 2 डिग्री कार्बन कहा जाता है, इस एल्कोहल को सेकेंडरी एल्कोहल कहा जाता है। इसी प्रकार से ये 3 डिग्री कार्बन है क्योंकि 3 से जुड़ा हुआ है, और इस एल्कोहल को तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। मान लो इसकी क्रिया करवा दी गई, मान लो कि इनकी क्रिया करवा दी गई किसके साथ, RLI के साथ करवा दी। मान लो ये RLI,
तो Li को मैं इधर लिख दूं सुविधा के लिए, इधर लिख दो तो इधर लिख दो, एक ही बात है। तो इसको इधर लिख दिया गया RLi को, तो LiOH बाहर निकल गया। R डैश ले लो, इसको R कह दिया तो इसको R डैश कह दो। इसी प्रकार से इधर देखो, मैं इसको R डैश Li के साथ क्रिया कराई, RLi के साथ कराई, LiOH बाहर निकल गया। इसी प्रकार से यहाँ पर RLi के साथ क्रिया कराई तो LiOH बाहर निकल गया। LiOH बाहर निकलने के बाद में इनको आपस में जोड़ दो, बना क्या, RCH2। और ये क्या है, R डैश, RCH2R, यानी कि एल्किल समूह, ये एल्किल समूह है, इसका मतलब ये क्या है, एल्केन है। और ये क्या है, ये भी एल्केन है, RR, देखो RRCH। और उसके बाद में क्या है फिर R डैश, ये भी क्या है, एल्केन है। और ये भी क्या बना है यहाँ पर, R C R डैश, ये भी क्या है, एल्केन है। तो ये भाई एल्केन बन गई। तो यानी कि एल्कोहल की क्रिया RLi के साथ करवाने पर एल्केन का निर्माण होता है। तो देखो कुल मिलाकर अपने ने किया क्या है, LiOH को, ये देखो ये एल्कोहल था, ये बेचारा एल्कोहल था, प्राथमिक एल्कोहल, और ये RLi है। अपनों ने किया क्या है, LiOH को बाहर निकाल दिया है, LiOH बीच में से बाहर निकल गया है, इनको आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया है। LiOH को बाहर निकल दिया गया है, इसको जोड़ दिया गया है, LiOH बाहर निकल गया तो इसमें को जोड़ दिया गया है। बस ये तो प्रोडक्ट बनता है, और ये क्या बन गई, एल्केन बन गई। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये हुआ कि RLi की क्रिया यदि आप कराते हो एल्कोहल के साथ तो एल्केन बनता है। जिस प्रकार से गिनार विक्रम की क्रिया भी एल्कोहल के साथ होने पर एल्केन बनता है, लेकिन वो एल्केन इस एल्केन में बड़ा अंतर है। जैसे देखो RMgX है, इसकी क्रिया मान लो C2H5 पे OH के साथ हुई, तो उसमें जो एल्केन बनती है उसमें सक्रिय हाइड्रोजन ही काम आता है। ये बढ़ेगा R और H, ये बढ़ेगा तो छोटी एल्केन ही रहेगी। और बाहर कौन निकल गया, ये बाहर निकल गया, इतना सोचा MgX और OC2H5 पे। तो देखो इसमें कचरा ज्यादा बनता है, एल्केन छोटी बनती है। और अभी देखा जो उसमें एल्केन बड़ी बन रही थी, तो इसका मतलब RLi है वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। अब आपने ये सुना है कि गिनार विक्रमक की क्रिया एक्टिव हाइड्रोजन युक्त यौगिकों के साथ होने पर एल्केन बनता है। तो वो अभिक्रिया है ये कि गिनार विक्रमक की क्रिया अल्कोहल के साथ होने पर एल्केन बनता है। अल्कोहल में सक्रिय हाइड्रोजन होता है, लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया थी RLi वाली वो थोड़ी सी अलग थी, यहाँ पर बड़ा एल्केन बन गया। अगली बात करें अपने एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया हो जाए, एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया हो जाए तो क्या होगा, देखो ध्यान से, एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया होने से क्या होगा। एल्किल हैलाइड यानी कि RX को क्या कहोगे, एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ हो गई, RLi के साथ होगी। यानी कि अपने कैसे कहते हैं, RLi है उसकी क्रिया एल्किल हैलाइड RX के साथ होगी। इसके एक को R का है तो दूसरा सेम भी हो सकता है, अलग अलग हो तो इसको R डैश कह दो। होगा क्या, बीच के अंदर से LiX बाहर निकाल दो तो बना क्या R, या अपने इसके नीचे लिख दें तो क्या बनेगा, इसको गर्म किया गया, माइनस क्या हुआ है, माइनस का मतलब बाहर निकल गया LiX से, बनता क्या R डैश। तो ये भी क्या बन गया है, यहाँ पर एल्केन बन गया। और क्या हुआ है, R बाहर क्या निकला है, LiX से बाहर निकल गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी एल्केन का निर्माण हो जाता है। जैसे यानी कि अपने क्या किया गया है, यहाँ पर RLi की क्रिया है वो एल्किल हैलाइड के साथ करवा दी गई है। अब देखो कोई थोड़ा बड़ा ले ले छोटा ले ले तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस ये याद है आपने। जैसे मान लो
आर एल आई है, इसकी क्रिया कराई है आर डैश। आर डैश मान लो कोई यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो Cl ही ले लिया आपने, तो बाहर क्या निकलता है, ये देखो LiCl बाहर निकलेगा तो आर आर डैश बन जाएगा। जैसे इसका कोई एग्जांपल के तौर पर ले तो आर की जगह मान लो कोई एल्किल समूह ले लिया, मान लो CH3 CH2 CH2Li है, थोड़ा बड़ा ले लिया, ये R है और ये Li ये है। इसकी क्रिया किसके साथ करा दी, ये एल्किल समूह है वो मान लो एथाइल समूह है और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। इनकी जब आपस में क्रिया हुई तो ये R डैश है और ये Cl है, इनकी आपस में क्रिया होती है तो ये बाहर क्या निकला है, यहाँ पर LiCl बाहर निकला, यानी कि गर्म किया गया तो LiCl भाग गया। LiCl भागने के बाद बचा क्या, वो जुड़ गया ये CH3 CH2 CH2 और CH2 CH3 बन चुका है और ये हो गया है क्या भाई, इसे कहेंगे पेंटेन। ये क्या बन चुका है, ये है पेंटेन। तो इस प्रकार से बड़े एल्केन भी इस विधि से आसानी से बनाया जा सकते हैं कि छोटे एल्केन बनाओ, बड़े एल्केन बनाओ। इसके बाद के अंदर बात करें अपने कि आपने एक पढ़ा होगा रबड़, तो रबड़ है वो प्रकृति में रबड़ कैसे बनाया जाता है, तो प्रकृति में एक पादप होता है जिसका नाम होता है एविया ब्रोंसोलिस। एविया ब्रोंसोलिस नामक पौधे से क्या किया जाता है, रबड़ का निर्माण किया जाता है। तो एविया ब्रोंसोलिस नामक पौधे से रबड़ का निर्माण करने के लिए क्या किया जाता है, जो पौधा होता है उसके अनुप्रस्थ काट लगा दिए जाते हैं, वहां से एक द्रव स्रावित होता है जिसे लेटेक्स कहते हैं। उस लेटेक्स को पात्र रूप में इकट्ठा कर लिया जाता है, वो इस समय के साथ क्या बन जाता है, रबड़ जैसा हो जाता है, इसे प्राकृतिक रबड़ कहते हैं। उसके बाद में उस रबड़ को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, इस घटना को रबड़ का वल्कनीकरण कहते हैं। सल्फर के साथ गर्म करने पर उसके अंदर तिर्यक बंध बढ़ जाते हैं, जैसे मान लो इस प्रकार से श्रृंखला थी, इस प्रकार से श्रृंखला थी और उसके बीच के अंदर यदि सल्फर के साथ गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, सल्फर उनके क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। इस प्रकार से सल्फर आ गया, एक श्रृंखला इस प्रकार से थी, एक श्रृंखला इस प्रकार से थी, तो यानी कि उनके बीच में तिर्यक बंध बन जाता है। तो रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की घटना को कहा जाता है रबड़ का वल्कनीकरण। और रबड़ का वल्कनीकरण करने से उनके बीच में बंध और अधिक बन जाते हैं, अनुप्रस्थ जो बीच के अंदर बॉन्ड बनते हैं वो बंध बनने से वो कम घिसने वाला, उसमें प्रत्यास्थता लचकपन का गुण ज्यादा आ जाता है, कम घिसने वाला बन जाता है, उसकी क्वालिटी अच्छी बन जाती है। इसलिए रबड़ का वल्कनीकरण भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आपको सीधा सा बताना है कि रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की घटना को रबड़ का वल्कनीकरण कहते हैं। जो ये तो आगे आएगा अपने पॉलीमर वाले पाठ में, तब वहां पर पढ़ेंगे। अब अपने पढ़ रहे थे RLI है वो क्या है, और रबड़े है उसके निर्माण में RLI का काम क्या होता है। जो प्राकृतिक रबड़ होता है, तो जो प्रकृति से जो रबड़ प्राप्त होता है वो होता है, आपको बता दें कि वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अब आइसोप्रीन क्या होता है, देखो आइसोप्रीन कहा जाता है 2 मिथाइल, यानी कि कार्बन कितने इसमें 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, लेकिन दूसरे नंबर कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल समूह जुड़ा है, यानी कि मेथिल समूह जुड़ा है। तो 2 मेथिल, और क्या है इसमें 1 और 4 पर क्या है, डबल बंध है, तो 2 मेथिल 1 4, या आपने ऐसे कहें 2 मेथिल के कार्बन कितने हैं 4, एक कार्बन वाले को मेथ कहते हैं, 2 वाले को एथ कहते हैं, 3 वाले को प्रोप कहते हैं, 4 वाले को क्या कहेंगे, ब्यूट। तो 2 पर मेथाइल समूह है 1 2 3 4, 2 मेथाइल 1 4 पर क्या है, डबल बंध है, तो 2 मेथाइल ब्यूट 1 4 डाई 1 4 डाई।
टू मेथिल ब्यूटवनफोडाइन को क्या कहा जाता है, इसे ही नाम दिया जाता है आइसोप्रीन है। ये कौन सी प्रीन है भाई, आइसोप्रीन है। तो अब आइसोप्रीन इस प्रकार से है, यहाँ पर 4 संयोजकता कार्बन की पूरी होगी, यहाँ पर 3 संयोजकता पूरी होगी, 1 हाइड्रोजन लगाना चाहिए, यहाँ पर 2 संयोजकता पूरी, 2 हाइड्रोजन लगाना चाहिए। तो ये क्या है, 2 मेथाइल ब्यूटवनफोडाइन का बहुलक बनाना है, इसे आइसोप्रीन कहा जाता है। और यदि आइसोप्रीन को अपने RLI की उपस्थिति के अंदर, यदि आइसोप्रीन को अपने RLI की उपस्थिति के अंदर वह पेंटेन समझ गया आप, 5 कार्बन वाला, यानी कि CH3 CH2 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 CH3, यानी कि ये नॉर्मल पेंटेन है। नॉर्मल पेंटेन की उपस्थिति में RLI के साथ गर्म कर दिया जाए तो इसके N अणु आपस में जुड़ जाते हैं, इसकी N अणु आपस में जुड़ जाते हैं। तो आइसोप्रीन थी, ये किस में बदल जाती है, अब पहले तो सिंपल आइसोप्रीन थी, कौन सी प्रीन थी, आइसोप्रीन थी। अब बहुत सी आइसोप्रीन आपस में जुड़ जाती है तो इसे क्या कहेंगे, बहुत सी जुड़ गई, पॉलीमर बन गया, तो इसे कहेंगे पॉली आइसोप्रीन। तो ये तो क्या है, आइसोप्रीन तो मोनोमर है, मोनोमर है, मोनोमर का मतलब एकलक है। और ऐसी N इकाइयां आपस में जुड़ जाएं तो बनेगा पॉलीमर। पॉली का मतलब है बहुत ज्यादा, तो इसे कहा जाता है, पॉली का मतलब बहुत ज्यादा, और मर पहले मोनो थी अब पॉली हो गई। पॉलीमर कैसे बना, अब देखो इसमें ऐसा होता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर बंद बनाने का काम आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर बंद बनाने का काम आता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये बंद टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इधर बंद बनाने का काम आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर बंद बनाने के काम आ चुका है। तो यहां पर देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो यहाँ पर डबल बंद बन जाएगा, यहाँ वाला बंद टूट गया, यहाँ पर सिंगल हो जाएगा, इधर भी बंद बन रहा है, इधर भी बंद बन रहा है। तो बीच वाला बंद क्या हुआ है, देखो डबल हो गया है। और यहां पर जो इसके बाद वाले बंद है वो कैसे हैं, सिंगल है। अब ये सिंगल हो चुकी है। और अब इसमें देखो, इसमें फिर एल्कीन बन गई, अकेली एल्कीन है, तो इसकी 2 संभावनाएं है कि ये हो सकती है सिस और हो सकती है ये ट्रांस। तो आइसोप्रीन होता है ना, वो क्या होता है, सिस होता है। पॉलीआइसोप्रीन जो प्रकृति से प्राप्त होता है ना, वो सिस होता है। और इस प्रकार से RLI यानी कि आइसोप्रीन को 2 मेथिल ब्यूटवनथ्रीडाइन को आइसोप्रीन कहा जाता है। आइसोप्रीन को RLI और पेंटेन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो प्रोडक्ट कैसा प्राप्त होता है, सिस प्राप्त होता है। और सिस समूह होता है, उसमें क्या होता है, बड़े समूह एक तरफ और छोटे समूह एक तरफ। तो छोटे समूह में जैसे एक तो यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है और एक ये सिंगल बंद से यहाँ पर CH2 और भी आगे बंद बन रहा है, यानी कि CH3 क्या है, यहाँ पर छोटा पड़ गया है, जबकि CH2 और भी आगे जुड़ता जा रहा है, क्योंकि N अणु है तो ये तो एक अणु है और का भी, और इस प्रकार से जुड़ती जा रही है। और इधर H है और CH2 के साथ और अणु जुड़ती जा रही है। तो इसीलिए अपने इस प्रकार से बना देना। तो ये कैसा रूप है, सिस रूप है, क्योंकि ये बड़ा समूह है, CH3 और CH2 और आगे जुड़ते जा रहे हैं, तो ये बड़ा है इसमें, और इसमें देखें तो ये बड़ा है ही। तो ये एक तरफ है तो इसको क्या कहेंगे, सिस रूप। प्राकृतिक रबड़ भी सिस रूप होता है। और आइसोप्रीन को यदि RLI और पेंटेन की स्थिति में गर्म करते हैं तो भी सिस रूप बनता है। और ये वैसा ही रबड़ है जो है या ब्रोंसोलिस से प्राप्त किया जाता है, वैसे के वैसा ये रबड़ है। तो ये कैसा होगा, प्राकृतिक रबड़ है के समान होगा, यानी कि वैसा का वैसा है, जैसा नेचुरल रबड़ होता है वैसा का वैसा बन चुका है यहाँ पर। और ये क्या है, पॉलीआइसोप्रीन है। पॉलीआइसोप्रीन का कौन सा रूप है, ये सिस रूप है। यदि अपने ये तो आइसोप्रीन को तो आइसोप्रीन ही रहने दें, यानी कि यहाँ पर तो ऐसा कैसा N अणु ले लिया अपने, डबल बंद और CH3 और CH डबल बंद CH2, ये तो आइसोप्रीन ही है।
आइसोप्रीन ले लिया, एनएनओ ले लिया, लेकिन अब की बार क्या लिया यहाँ पर RLI के साथ पेंटेन की जगह क्या ले लिया, अब की बार इथर काम में लिया। इथर काम में लोगे तो ये सिस नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। तो ट्रांस तो आप जानते हो, ट्रांस में एक CH2 और लंबी श्रृंखला वाला ऊपर और इस प्रकार से आगे बढ़ती जा रही है, और एक CH2 लंबी श्रृंखला वाला है वो नीचे, यानी कि दोनों तरफ से बढ़ती जा रही है। अपने तो बीच का लिया है तो और भी जुड़ा हुआ इधर, और भी जुड़ा हुआ इधर, यानी बहुत ज्यादा है। तो इसके साथ कौन था CH3, वो नीचे है, और इसके साथ कौन था H, वो क्या है, ऊपर है। तो समान समूह है वो विपरीत हो गए, तो इसे क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। इसे कहा जाता है गट्टा पर्चा। इसे क्या कहा जाता है, गट्टा पर्चा। इस प्रकार के रबड़ को क्या कहा जाता है, गट्टा पर्चा कहा जाता है। ये कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म है गट्टा पर्चा? तो गट्टा पर्चा होता है वो ट्रांस फॉर्म होता है। सिस फॉर्म तो जो नेचुरल रबड़ होता है, नेचुरल रबड़ के जैसा का जैसा ये होता है। जब आइसोप्रीन को RLI और पेंटेन की स्थिति में गर्म कर दें, और यदि इथर ले लें पेंटेन की जगह, तो क्या बन जाएगा, ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। और इसे क्या कहा जाता है, गट्टा पर्चा है। ये गट्टा पर्चा तो जानता हो गया। तो देखो अमोनिया के साथ क्रिया, यदि RLI है वो अमोनिया के साथ क्रिया कर ले तो क्या होगा, तो RLI की क्रिया अमोनिया के साथ। तो अमोनिया का सूत्र बताओ। वेरी गुड, सभी ने सही बोला कि NH3 होता है। और NH3 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो NHNH2। और इसकी क्रिया RLI के साथ करा दें तो RLI के साथ करवा दें तो क्या हो जाएगा, RH क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो Li और NH2 क्या हो जाएगा, इसी को यही बना देता हूं मैं। RH तो क्या हो गया है, यहां पर बाहर निकल गया है, और Li के साथ क्या हुआ है, NH2 जुड़ा है। यानी कि अपने ऐसे कह दें RLI, अगली अभिक्रिया क्या है अपनी, RLI की क्रिया है वो NH3 के साथ करवा दी गई है। RLI की क्रिया NH3 के साथ करा देंगे तो देखो NH3 का H और यहाँ का RH के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। और इसे क्या कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है। जैसे मान लो यहां पर ऐसा होता कि RLI में CH2 CH3Li होता, और इसकी क्रिया HNH2 के साथ करवाते तो क्या बनता, एथेन बन जाता। तो बाहर कौन निकला है, CH3। ये H इसके साथ जुड़ गया है, CH2 था वो उसको CH3 लिख दिया है, और ये Li था, Li के साथ क्या जुड़ गया, NH2। तो LiNH2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पर एल्केन बन गया है। तो इस प्रकार से एल्केन का निर्माण हो जाता है। तो आज अपने थोड़ा जल्दी छोड़ देते हैं।